नमस्कार। इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनको हम विस्तार से कवर करते हैं और शायद इतने विस्तार से यूट्यूब पर कोई और करता नहीं है। और इसे लेकर के हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनाई हुई है। आप पुराने पिछले राज्यसभा के जितने भी चुनाव होते हैं, द्विवार्षिक चुनावों के अलावा जो रेगुलर उपचुनाव वगैरह भी होते हैं, उनका विवरण हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। देखिए, अभी 37 सीटों का चुनाव होना है 16 मार्च को। 6 मार्च को नामांकन की जांच का काम पूरा हो गया और 5 मार्च अंतिम तारीख थी, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। 37 की 37 सीटों पर क्लियर हो चुका है कि कौन कौन राज्यसभा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 3 राज्यों का चुनाव इतना शानदार होने जा रहा है, इतना दिलचस्प होने जा रहा है कि मजा आने वाला है। ये 3 राज्य हैं बिहार, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार का विभाजन किया जा रहा है, नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया जा रहा है, वो भी राज्यसभा जा रहे हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहीं से आते हैं। तो बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा का, लेकिन मैदान में हैं 6 प्रत्याशी और चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देश का सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी जीत सकती है और 1 बीजू जनता दल जीत सकती है। चौथी सीट को जीतने का हिसाब किताब किसी का है नहीं, उसके लिए मतदान होगा। और बीजेपी ने एक ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है जो पूरा का पूरा खेल करने वाले हैं और स्पॉइलर साबित होने वाले हैं। और तीसरा राज्य आप जानते ही हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो हरियाणा में और उसमें कुछ खेल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत साल पहले आपको याद होगा कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने यहां से एक चुनाव जीता था बीजेपी के समर्थन से ही, और उसमें पेन की स्याही को लेकर के खेल हुआ था और जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई थी। पैसे का जबरदस्त इस्तेमाल किया था सुभाष चंद्रा ने और वो चुनाव वो जीतने में सफल रहे थे। हालांकि ये बात और है कि आज सुभाष चंद्रा मोदी और अमित शाह के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। इसके अलावा अजय माकन की हार को आप कैसे भूल सकते हैं? हरियाणा से आर के आनंद की हार, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां से हार चुके हैं। और बीजेपी ने विनोद शर्मा, जो इतने बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा, मनु शर्मा के भाई, उनको यहां से जिता दिया और वो भी बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ था। तो इन 3 राज्यों की तो चर्चा करेंगे ही विस्तार से कि यहां क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले, चूंकि अब सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं, तो मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि किस राज्य से कौन कौन जा रहा है मैदान में। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटें रिक्त हो रही हैं और 7 की 7 सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने वाला है। रामदास अठावले, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, दलित नेता हैं, वो बीजेपी के समर्थन से हमेशा से ही राज्यसभा जाते रहे हैं, वो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े जा रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है। और माया चिंतामन इवनाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इनका भी चुनाव बिल्कुल तय है। रामराव वडकुते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, महायुति के प्रत्याशी हैं, निर्विरोध होंगे। ज्योति वाघमरे एकनाथ शिंदे शिवसेना की प्रत्याशी हैं और उनका भी निर्विरोध चुनाव संभव है। और पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे, सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम बनी है, उनके बेटे एनसीपी अजीत पवार से, वो भी जा रहे हैं। और शरद पवार, आपको पता ही है कि 85 प्लस हो चुके शरद पवार, पहले तो मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस और यूबीटी के समर्थन से वो जाने वाले हैं राज्यसभा में। इसके अलावा एक और जो राज्य है जहां पर ठीक ठाक चुनाव की स्थिति में भाजपा है, असम। 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा और बिल्कुल यहां पर स्थिति स्पष्ट है, तीनों निर्विरोध होने वाले हैं, कोई प्रत्याशी एक्स्ट्रा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी हैं जगन मोहन, वो निर्विरोध जा रहे हैं। तेरश गोवाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और प्रमोद बोरो, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, यूपीपीएल है जो वहां की एक लोकल पार्टी है असम की, उसे एनडीए का समर्थन है, तो वो भी राज्यसभा में जा रहे हैं। और तमिलनाडु में 6 सीटें रिक्त हो रही हैं और 6 की 6 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो रहा है। तिरुचि एन शिवा, जो कि राज्यसभा में आपने देखा होगा हमेशा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते रहते हैं, दलित नेता हैं, डीएमके के प्रत्याशी हैं, निर्विरोध जाएंगे। जे कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन डीएमके के प्रत्याशी हैं, निर्विरोध जाएंगे। एम क्रिस्टोफर तिलक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं,
इंडिया अलायंस से आते हैं, निर्विरोध जा रहे हैं एल के सुधीश। डीएमडीके यानी कि देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम, इसके प्रत्याशी हैं, निर्विरोध जा रहे हैं, इंडिया अलायंस से आते हैं। और एम थम्बी दुरई जो जयललिता वाली एआईएडीएम के हैं उसके प्रत्याशी हैं, उनका तो जाना खैर तय ही, क्योंकि भाजपा का भी उन्हें समर्थन है और वो पहले से भी राज्यसभा में रहे हैं। और अंबुमणि रामदास पीएमके पट्टाली मक्कल काची, उसके प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो भी जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 2 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं और 5 सीटें जा रही हैं इंडिया अलायंस के पास। तो यहां पर चुनाव में कुछ चीजें हैं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है 5 राज्यसभा सीटों के लिए, और आप सब जानते हैं कि यहां पर समीकरण स्पष्ट है, 4 टीएमसी को जा रही हैं सीटें और 1 बीजेपी को मिलने वाली है। आप सब जानते हैं कि सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसको कहते हैं टीएमसी, ये मैंने भी आज पहली बार हिंदी में इसका नाम पढ़ा है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका जो नाम है, इसकी एक प्रत्याशी मेनका गुरुस्वामी, जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तृणमूल कांग्रेस की पहली उम्मीदवार हैं और सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बड़ा चर्चित नाम है। और उनको मेनका गुरुस्वामी खुले तौर पर अपनी सहयोगी वकील अरुंधति काटचू के साथ समलैंगिक संबंधों में है और 2019 में उन्हें टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। और अगर वो निर्वाचित होती हैं तो संसद में पहुंचने वाली पहली समलैंगिक यानी कि LGBTQ+ सांसद बन जाएंगी, और इस बात के लिए ममता बनर्जी की तारीफ भी हो रही है। राजीव कुमार टीएमसी के प्रत्याशी होंगे, वो भी जीत रहे हैं। कोयल मल्लिक, जो रंजीत मल्लिक बंगाली के प्रमुख बड़े अभिनेता रहे हैं, उनकी बेटी हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं। ममता बनर्जी का आकर्षण वहाँ के कोलकाता के जो बंगाली अभिनेता अभिनेत्री हैं उनके प्रति लगातार बना रहता है, तो उनका भी चुनाव निश्चित है। और बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी छोड़ करके गए थे, वहाँ की ममता बनर्जी की सरकार में एमएलए भी बन गए थे, वहाँ पर उन्होंने चुनाव भी जीता था और उनको मंत्री भी बनाया गया था, उन्हें वो राज्यसभा में भेज रही हैं। जाने माने संगीतकार हैं बाबुल सुप्रियो, निर्विरोध, और बीजेपी के प्रत्याशी होंगे राहुल सिन्हा। तो यहां पर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। तेलंगाना में 2 सीटें रिक्त हो रही हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का जाना तय है। अभिषेक मनु सिंघवी पहले 2 साल के लिए उपचुनाव में नॉमिनेट हुए थे, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो निर्विरोध जा रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही वेम नरेंद्र रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों की दोनों सीटें तेलंगाना की उनके पास जाने वाली हैं, कांग्रेस के पास। हिमाचल प्रदेश में अक्सर क्रॉस वोटिंग होती रही है और छोटी सी राज्य की विधानसभा है, 68 सदस्यीय विधानसभा है, इसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है। अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, और सुखविंदर सुक्खू जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार अभिषेक मनु सिंघवी जब यहां से चुनाव लड़ने गए थे 2024 के राज्यसभा चुनाव में, उस समय उनकी यहां पर हार हुई थी और उन्हें यह कहा गया था कि साहब ये हिमाचल प्रदेश पे बाहर का प्रत्याशी कांग्रेस हाईकमान ने थोप दिया है। तो 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और इस तरीके से भाजपा के हर्ष महाजन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 48 वर्षीय अनुराग शर्मा जो है एक कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं और 1996 से 2001 तक वो NSUI के प्रदेश महासचिव भी रहे और वर्तमान में कांगड़ा के जो कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। और वहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को लोग मानते हैं, तो उनका जाना राज्यसभा में अनुराग शर्मा का लगभग तय है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं, एक बीजेपी को मिल रही है, लक्ष्मी वर्मा जा रही हैं, और कांग्रेस ने फूलो देवी नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन 3 राज्यों के बारे में दोस्तों दिलचस्प चर्चा करना बनता ही है। शुरुआत में बिहार को लेकर, बिहार वैसे भी बहुत चर्चित हो गया है। देखिए बिहार में जो सीटें हैं 5 सीटें हैं और 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले तो चर्चा ये थी कि तेजस्वी यादव संभवतः खुद उतरेंगे, लेकिन उन्हें लगा कहीं हार ना जाऊं, क्योंकि 6ठी सीट जीतने के पूरा समीकरण बन नहीं रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने अमरिंदर धारी सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है। और इसी वजह से केवल क्योंकि 5 सीटें हैं और 6 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, तो यहां चुनाव होने वाला है। और बीजेपी ने एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को अपना 5वां कैंडिडेट बना दिया।
तो यानी कि पांचवी जो सीट है उसके लिए चुनाव होना तय है और उपेंद्र कुशवाहा को पांचवा कैंडिडेट बनाकर भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो क्रॉस वोटिंग होगी वो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में होगी और यह बड़ा खेल भाजपा ने किया है। नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा में, रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बड़े नेता रहे हैं यहाँ के, उनके बेटे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। नितिन नवीन जो भाजपा के अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, शिवेश कुमार, ये सब भाजपा प्रत्याशी हैं और उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है एनडीए ने पांचवी सीट के लिए। तो यहां पर पांच सीटें रिक्त हैं, 6 प्रत्याशी हो गए हैं, तो यहां पर मतदान होगा। 41 एमएलएज की आवश्यकता है किसी को भी जीतने के लिए और इसमें एनडीए अपनी सभी 5 सीटें सुरक्षित करने के लिए अगर आरजेडी या कांग्रेस के 3 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए मना ले, यानी कि इधर आ जाएं वो, तो ये सीट उनके पास आ सकती है और मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। और यदि कोई विधायक मतदान के समय अनुपस्थित रहता है तो इसका भी फायदा वहां पर एनडीए को मिलने जा रहा है। तो यहां पर चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और दूसरा राज्य जिसके बारे में मैं कह रहा था कि बेहद दिलचस्प चुनाव होगा वो है उड़ीसा का। और यहां पर जो प्रत्याशी दिलचस्प बना रहा है इस चुनाव को, और मेरा मानना है कि इस समय 37 सीटों में से जिस सीट पर सबकी नजर है वो उड़ीसा की है, वो है दिलीप रॉय। दिलीप रॉय एक दिग्गज और पुराने नेता रहे हैं यहाँ के और बीजू जनता दल जिनका यहाँ 2 दशकों तक शासन रहा है, 2-2.5 दशकों तक, नवीन पटनायक उनके पिता बीजू पटनायक की पार्टी है, उसके संस्थापक सदस्यों में से दिलीप रॉय थे। होटल कारोबारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, सभी पार्टियों में उनके संबंध बढ़िया हैं और इस बार उन्हें भाजपा ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में समर्थन दिया है। यानी कि जो एक एक्स्ट्रा सीट भाजपा यहां से जीतना चाहती है वो दिलीप रॉय की। और मैं आपको बता दूं कि 2002 में जब वो बीजू जनता दल से निष्कासित हुए थे दिलीप रॉय, तब भी उन्होंने इसी प्रकार एक सनसनीखेज राज्यसभा का चुनाव जीता था। और मैं बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें ये बीजू जनता दल के कोटे से कोयला मंत्री रहे थे। तो एक दिलचस्प नाम यहां पर उतर करके आए और यहां के समीकरण देखिए, यहां पर 147 टोटल एमएलएज हैं, बीजेपी के पास 79 हैं जिनमें 3 निर्दलियों का समर्थन भी शामिल है, बीजू जनता दल के पास 50 एमएलए हैं, 2 निलंबित विधायक हैं उनके, उसके बाद 48 उनका जो राउंड फिगर है, कांग्रेस के पास 14 एमएलए हैं और अगर इसके आगे गणित की बात करूं तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट होते हैं वो 30 वोट चाहिए होंगे किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए। इस आधार पर भाजपा 2 सीट और बीजू जनता दल 1 सीट आसानी से जीत सकती है, लेकिन चौथी सीट के लिए अंक गणित किसी भी दल के पक्ष में नहीं है और इसी वजह से यह चुनाव देश का सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। वैसे तो यहां कई प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, बड़े दिलचस्प प्रत्याशी हैं। मनमोहन सामल जो यहां भाजपा के अध्यक्ष हैं वो निर्विरोध जा रहे हैं, सुजीत कुमार भाजपा के निर्विरोध जा रहे हैं, बीजू जनता दल के कैंडिडेट संतृप्त मिश्रा निर्विरोध जा रहे हैं और जो सीट बचती है चौथी सीट, उसके लिए बीजू जनता दल ने कांग्रेस के समर्थन से डॉक्टर दत्तेश्वर होता उनको प्रत्याशी बनाया है। और यह बड़ा दिलचस्प है, डॉक्टर होता एक बड़े जाने माने डॉक्टर हैं और एसएससीबी मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख हैं और उड़ीसा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। इस सीट पर भाजपा के प्रभुत्व को रोकने के लिए उड़ीसा की राजनीति में यह दिलचस्प घटनाक्रम होने जा रहा है। डॉक्टर होता को एक साझा यानी कि कॉमन कैंडिडेट बना करके पूरा दिलचस्प चुनाव बना दिया गया है, लेकिन इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है। आप तय मान लीजिए, बीजू जनता दल के शेष 18 विधायक, क्योंकि 30 तो एक को वोट दे देंगे और शेष 18 विधायक हैं वो जोड़ लिए जाएं, कांग्रेस की 14 विधायक, एक सीपीआईएम के विधायक, इन सब को मिला लें तो डॉक्टर होता के पक्ष में 33 मत सैद्धांतिक रूप से पूरे हैं और आवश्यक है उन्हें 30 मत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक जो खेला है, होटल कारोबारी दिलीप राय को जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं उन्हें मैदान में उतारकर यहां पर दिलचस्प खेल कर दिया है। और यहां पे इस गेम को कहते हैं दोस्तों स्पॉइलर की भूमिका में भाजपा यहां पर आ गई है। वो नहीं चाहती कि ठीक है आपका प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन आपको हम इतनी आसानी से नहीं जीतने देंगे। दूसरे, हरियाणा का चुनाव 2 सीटें रिक्त हुई हैं
आंकड़ा बनता था कि एक बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास चली जाए। 90 सदस्यीय विधानसभा है और इसमें दोनों का एक एक लगभग आसानी से जा रहा था, लेकिन भाजपा ने निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल को समर्थन के दे करके यहां पर चुनाव को दिलचस्प करा दिया है। सतीश नांदल ने पिछले विधानसभा चुनाव में, ये बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको 58,000 मतों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन अब बीजेपी सतीश नांदल के माध्यम से हुड्डा का हेल खराब करना चाहती है। हुड्डा रोहतक के क्षेत्र से आते हैं, रोहतक का क्षेत्र दबदबा है और सतीश नांदल भी वहीं से आते हैं। तो बीजेपी ने प्लान यह बनाया है कि सोनिया गांधी के सबसे करीबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छकाया जाए और अगर यह चुनाव होता है तो निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावनाएं हैं। सतीश नांदल का संबंध, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोहतक से है। कांग्रेस में भी उनकी ठीक ठाक बढ़िया संबंध है। दलित नेताओं और जो गुरु विरोधी गुट की नाराजगी है उसका भी लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यह एक लिटमस टेस्ट है, बहुत टफ टेस्ट है। यहां पर अजय माकन हार चुके हैं और कई चुनाव यहां पर कांग्रेस बड़े अजीबोगरीब स्थितियों में हार सकी है। यदि कांग्रेस अपने विधायकों को इस चुनाव में एकजुट करने में विफल रहती है तो पार्टी के लिए यह एक विनाशकारी राजनीतिक झटका होगा और गांधी परिवार के लिए भी बड़ा झटका होगा कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट अगर हार जाए। और मैं आपको बता दूं, सतीश नांदल जब पर्चा भरने के लिए गए तो सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल की माताजी और देवेंद्र कादियान उनके साथ गए थे, यानी कि भाजपा के वरिष्ठ लोग उनके साथ गए थे। तो यह चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो राज्यसभा की जो चुनाव हो रहे हैं 37 सीटों के, उन सभी का विवरण मैंने दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक और वीडियो इस चुनाव पर बनेगा जब बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में वोटिंग होगी और क्रॉस वोटिंग का खेल होगा। उस पर भी हम आएंगे आपसे मिलने के लिए और एक शानदार वीडियो लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।